नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज हम देखेंगे साइंस का वरदान सीरीज का सेट नंबर 41 और आज का सेशन है बहुत ही खास, क्योंकि आज के सेशन में हम MCQs के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावों, सिद्धांतों और नियमों को भी पढ़ेंगे, जैसे क्रॉम्पटन प्रभाव, बर्नौली प्रमेय, केपलर के गति के नियम, सीबेक प्रभाव, जूल का नियम, सापेक्षता का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत इत्यादि। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को अंत तक जरूर देखें। आइए अब बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी एवोगाड्रो परिकल्पना, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि संवेग कहते किसे हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, जिसे P द्वारा निरूपित किया जाता है, अर्थात P = mv, जहां m बराबर द्रव्यमान और v बराबर वेग होता है। आइए अब जानते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी बल न लगे तो प्रणाली का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। आइए अब जानते हैं कि रॉकेट के उड़ान में संवेग संरक्षण कैसे कार्य करता है। जब रॉकेट से गैस बाहर निकलती है तो रॉकेट को पीछे की ओर धकेला जाता है, क्योंकि गैस के बाहर निकलने से पहले और बाद में कुल संवेग समान रहता है। आइए अब जानते हैं विकल्प में दिए गए और भी तथ्यों के बारे में। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जब किसी आदर्श तरल का प्रवाह निरंतर और बिना घर्षण के होता है तो उस तरल के किसी बिंदु पर दाब, वेग और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर रहता है। एवोगाद्रो परिकल्पना। एवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार समान तापमान और दाब पर समान आयतनों वाली सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। वही एवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23। इस मान को भी याद रखिएगा, क्योंकि यह मान बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्किमिडीज। आइए अब जानते हैं आर्किमिडीज ने जो उत्प्लावकता से संबंधित सिद्धांत दिया था वो क्या कहता है। उत्प्लावकता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु तरल में डूबी रहती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है और इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी तथा गति के 3 नियम दिए थे। वहीं लुई पास्चर ने रेबिज के टीके की खोज की थी। तीसरा प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रमन प्रभाव, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी क्रॉम्पटन प्रभाव, ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब कोई तरंग स्रोत और प्रेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान हो तो प्रेक्षक को प्राप्त तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। डॉपलर प्रभाव की घटना ध्वनि, प्रकाश और रेडियो तरंग तीनों में देखी जा सकती है। अब बात करते हैं रमन प्रभाव की। रमन प्रभाव के अनुसार जब एक एकवर्णी प्रकाश किरण
किसी पारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उसमें से प्रकीर्णित प्रकाश का कुछ भाग अपनी मूल तरंग दैर्ध्य से भिन्न होता है। इस घटना को रमन प्रभाव कहते हैं। इस खोज के लिए डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, जबकि उसका तरंग दैर्ध्य और चाल बदलता है। अब जानते हैं क्रॉम्पटन प्रभाव के बारे में। क्रॉम्पटन प्रभाव के अनुसार जब उच्च ऊर्जा वाली किरणें जैसे एक्सरे या गामा किरणें किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों से टकराती हैं तो वे प्रकीर्णित हो जाती हैं और उनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, अर्थात ऊर्जा घट जाती है। इस घटना को क्रॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। क्रॉम्पटन प्रभाव की खोज आर्थर एच क्रॉम्पटन ने किया था और इस खोज के लिए आर्थर एच क्रॉम्पटन को 1927 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार जब किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन सी इन दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से किसी पर नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन पर, जबकि नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है और सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर होता है। पांचवा प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। ऑप्शन ए क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसकी संचित ऊर्जा का रूप होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने 1905 में किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत से रिलेटेड एक सूत्र भी दिया था जो है E बराबर mc², जहां E ऊर्जा, m द्रव्यमान और c प्रकाश की गति होती है। आइए अब जानते हैं क्वांटम सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक ने सन 1900 में किया था, जिसके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर छोटे छोटे निश्चित पैकेट्स या क्वांटा में होता है तथा प्रत्येक ऊर्जा पैकेट क्वांटम कहलाता है और प्रकाश के लिए इसे फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश का उत्सर्जन जिस छोटे पैकेट में होता है उसे फोटोन कहते हैं। छठा प्रश्न है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए न्यूटन का, ऑप्शन बी एडविन हबल का, ऑप्शन सी गैलीलियो का, ऑप्शन डी कोपरनिकस का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एडविन हबल का, जबकि गैलीलियो ने जड़त्व का नियम और दूरबीन का आविष्कार किया था। वहीं कोपरनिकस ने यह बताया था कि सूर्य केंद्र में रहता है तथा बाकी सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। सातवां प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी केपलर ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी कोपरनिकस ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केपलर ने। केपलर ने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिए। पहले नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, जिसमें सूर्य उसकी एक फोकस पर स्थित होता है।
केपलर के ग्रहों के गति के दूसरे नियम के अनुसार ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को काटती है, जबकि तीसरे नियम के अनुसार किसी ग्रह के कक्षा की अवधि का वर्ग उसके कक्षा की अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है, यानी t² समानुपाती a³। 8वां प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए अरस्तु का, ऑप्शन बी गैलीलियो का, ऑप्शन सी कोपरनिकस का, ऑप्शन डी एडविन हबल का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कोपरनिकस का। जबकि अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन डी विद्युत बल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आइए जानते हैं विद्युत बल के बारे में। जब दो आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है तो उसे विद्युत बल कहते हैं। 10वां प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। जबकि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन राइट ब्रदर्स का असली नाम क्या था? तो राइट ब्रदर्स में से एक का नाम था ऑरविल राइट और दूसरे का नाम था विल्बर राइट। 11वां प्रश्न है, पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? ऑप्शन ए जेसी बोस, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी मेघनाथ साहा, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जेसी बोस। जबकि MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बात करें मेघनाथ साहा की, तो मेघनाथ साहा ने साहा समीकरण का विकास किया, जो तारों के आयनीकरण और ऊर्जा के वितरण से संबंधित है। वहीं हरगोविंद खुराना प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर। वहीं एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। 13वां प्रश्न है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी रसाकर्षण, ऑप्शन सी परासरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी परासरण। दोस्तों, पृष्ठ तनाव से संबंधित एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। वो ये है कि वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने के पीछे कारण क्या है? इसका उत्तर होता है पृष्ठ तनाव। 14वां प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, ऑप्शन बी सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था।
15वां प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी लॉजिकल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गणना। 16वां प्रश्न है, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी सीबेक प्रभाव, ऑप्शन डी दाब विद्युत प्रभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी दाब विद्युत प्रभाव। जबकि विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण हैं ट्रांसफार्मर, विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर इत्यादि। वहीं प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर कार्य करने वाला उपकरण है सौर सेल। 17वां प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ऑप्शन ए फैराडे के नियम, ऑप्शन बी बेंच के नियम, ऑप्शन सी ओम का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फैराडे के नियम, यानी विद्युत मोटर फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। आइए अब जान लेते हैं फैराडे का नियम है क्या। फैराडे के नियम के अनुसार जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जबकि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी V = IR, जहां V विभवांतर, I धारा और R चालक द्वारा धारा के प्रवाह के लिए प्रदान किया गया प्रतिरोध होता है। वहीं बात करें फ्लेमिंग के नियम की, तो फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, एक बाएं हाथ का और एक दाएं हाथ का। तो बारी बारी से जान लेते हैं उन दोनों हाथों के नियम के बारे में, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में कई बार पूछ लिए जाते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें तो अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताएगी। और विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ही कार्य करती है। जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें तो अंगूठा प्रेरित धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। और विद्युत जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ही कार्य करती है। दोस्तों, मान लिया जाए आपसे ये पूछे कि विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर फ्लेमिंग के कौन से हाथ के नियम के अनुसार कार्य करती है, तो आपके पास इसका उत्तर होगा विद्युत मोटर बाएं हाथ के नियम और विद्युत जनरेटर दाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। प्रश्न संख्या 18 है, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन ए सीबेक प्रभाव, ऑप्शन बी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी पेल्टिजर प्रभाव, ऑप्शन डी क्रॉम्पटन प्रभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। आइए जान लेते हैं अब सीबेक प्रभाव के बारे में। सीबेक प्रभाव के अनुसार जब 2 विभिन्न धातुएं या अर्धचालक एक सिरे पर जोड़े जाते हैं और उनके सिरों पर तापमान में अंतर होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। 19वां प्रश्न है, लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी रमन प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन सिद्धांत, यानी लेसर विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन सिद्धांत पर कार्य करती है। 20वां प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन डी रमन प्रभाव।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों का अपवर्तन। यानी रडार रेडियो तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों, आपसे एग्जाम्स में रडार का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 21वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, नाभिक के संलयन पर। ऑप्शन बी, नाभिक के विखंडन पर। ऑप्शन सी, रेडियो एक्टिव विघटन पर। ऑप्शन डी, इन सभी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाभिक के संलयन पर। 22वां प्रश्न है, लेंज का नियम किसका रूप है? ऑप्शन ए, द्रव्यमान संरक्षण का। ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण का। ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण का। ऑप्शन डी, द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण का। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, कार्बन डेटिंग का। ऑप्शन बी, जर्मेनियम डेटिंग का। ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग का। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग का। वहीं बात की जाए कार्बन डेटिंग से क्या ज्ञात किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। 24वां प्रश्न है, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, कार्बन डेटिंग का। ऑप्शन बी, यूरेनियम डेटिंग का। ऑप्शन सी, जर्मेनियम डेटिंग का। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन डेटिंग का। 25वां प्रश्न है, स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, गैस के दाब से। ऑप्शन बी, द्रव में गिरती हुई गोली से। ऑप्शन सी, प्रकाश की तीव्रता से। ऑप्शन डी, ध्वनि के वेग से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रव में गिरती हुई गोली से। यानी स्टोक्स का नियम द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। दोस्तों, आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है, तो इसका उत्तर होगा प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। और प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जबकि ध्वनि की गति ठोस में सबसे ज्यादा होती है। 26वां प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है? ऑप्शन ए, कूलॉम का नियम। ऑप्शन बी, फैराडे का नियम। ऑप्शन सी, जूल का नियम। ऑप्शन डी, ओम का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओम का नियम। आइए अब जानते हैं कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं पर आवेश के विद्युत स्थैतिक बल की मात्रा आवेशित कणों के अदिश गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जानते हैं जूल का नियम क्या है। जूल के नियम के अनुसार किसी विद्युत चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उस चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग उसके प्रतिरोध और धारा प्रवाहित होने के समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी Q इक्वल टू I स्क्वायर RT, जहां Q उत्पन्न ऊष्मा, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध तथा T समय होता है। 27वां प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है? ऑप्शन ए, गुरुत्व पृथक्करण विधि। ऑप्शन बी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन सी, फेन प्लवन विधि। ऑप्शन डी, निक्षालन विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फेन प्लवन विधि। जबकि गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग भारी अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है, वहीं चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के सांद्रण के लिए किया जाता है। साथ ही निक्षालन विधि का प्रयोग सोना के निष्कर्षण में किया जाता है। 28वां प्रश्न है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है?
ऑप्शन ए गुरुत्व पृथक्करण विधि, ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन सी फेन पलवन विधि, ऑप्शन डी निक्षालन विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण विधि। 29वां प्रश्न है प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए लैमार्क ने, ऑप्शन बी मेंडल ने, ऑप्शन सी वैलेस ने, ऑप्शन डी डार्विन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी डार्विन ने। वहीं बात करें लैमार्क की, तो लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया था और मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। 30वां प्रश्न है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया है? ऑप्शन ए हक्सले ने, ऑप्शन बी मेलपिगी ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन डी पास्चर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हक्सले ने, यानी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत हक्सले का है। जबकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। 31वां प्रश्न है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए माल्थस ने, ऑप्शन बी लैमार्क ने, ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी हक्सले ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रिज ने। 32वां प्रश्न है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी मेंडल ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने। आज के सेशन का 33वां और आखिरी प्रश्न है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन सी बीटल एवं टैटम ने, ऑप्शन डी मॉर्गन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बीटल एवं टैटम ने, यानी एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीटल व टैटम ने प्रतिपादित किया था। वहीं वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, जबकि हरगोविंद खुराना प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को इतना निखारें कि सफलता आपके कदम चूमे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों और उसके विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, साथ ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।